हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसमें से अध्याय 7 में गति आज हमारा चैप्टर होगा। इससे पहले हमने अध्याय 6 तक समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 6 तक कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। हम ये NCERT क्लास 9th विज्ञान की बुक को एनालिसिस हम यहाँ से करा रहे हैं। और ये जो NCERT है ये विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे यहीं से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो आप यहाँ से अपने विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं और अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और हमारे द्वारा इससे हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें से साइंस भूगोल मतलब कि भारत का भूगोल के PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित संविधान के नोट्स भी आप वीडियो से पढ़ करके अपने BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज अध्याय 7। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो वीडियो भी थोड़ा लंबा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। जो वस्तुएं होती हैं उसे हम जीवन में हमने कई सारी ऐसी वस्तुओं को देखा होगा जो विरामा अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु अणु ग्रह तारे आकाशगंगाएँ सभी गतिमान हैं। हम प्रायः ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूलकणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण हैं? क्या ये पृथ्वी की गति के कारण हैं? यदि ये सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए स्थिर गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होती हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गत करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं और कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। और इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, चर्चा करो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वो विरामा अवस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। सोचें एवं विचार करो कि हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में गिर जाते हैं, विशेषतः यदि वो गति अनिश्चित व अनियंत्रित है, जैसे कि बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की गति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन में या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश
बिंदु है, हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखा गति। गति का साधारण जो होता है, गति का साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है। यहाँ पर आपको बताया गया है एक उदाहरण के माध्यम से कि जो वह वस्तु अपनी गति बिंदु से O से प्रारंभ करता है, जिसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर जो O बिंदु है, ये निर्देश बिंदु कहा जाएगा। माना भिन्न भिन्न क्षणों में A, जैसे कि यहाँ पर A, B और C बिंदु दिखाया गया है। भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। पहले ये C और B से गुजरती है तथा A पर पहुँचती है। इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुँचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA है ना। कुल दूरी क्या है? कुल दूरी अगर बात किया जाए तो यहाँ से O से लेके A तक कुल दूरी कही जाएगी। O से लेके A तक ये कुल दूरी है। कुल दूरी इसके पश्चात ये है उसी पथ पर लौटाती। हाँ, तो कुल दूरी OA प्लस AC, OA प्लस O से लेकर के A तक और प्लस AC है, अर्थात 60 किलोमीटर, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। अच्छा हाँ, कहने का मतलब है कि जब ये O से लेकर के A तक चला, फिर ये वापस क्या हुआ C तक आया। तो जब ये कुल दूरी कितना चला पूरा, तो पहले ये 60 किलोमीटर चला, उसके बाद ये वापस C तक आया, अर्थात 60 और ये 35। कैसे पता चलेगा? ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, अर्थात यहाँ से ये 35 किलोमीटर चला, वापस लौटा। तो कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा? कुल दूरी जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 95 आएगा। शायद आप सभी को समझ में आया होगा कि 60 और 35 जोड़ देंगे तब ये 95 आएगा। तो कुल दूरी समझ में आया? कुल दूरी समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे है कि अगर वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA और AC है, जैसे कि वस्तु कितना है, पहले O से लेके A तक आया, O से लेकर के O से A तक आया, अर्थात टोटल दूरी इसने 60 किलोमीटर चला, लेकिन ये फिर वापस A से लेकर C की ओर गया, अर्थात ये 35 किलोमीटर वापस लौटा। 35 कैसे आया? जैसे कि इनके जो बीच की दूरी है 5 किलोमीटर है, तो वही 65 जाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, अर्थात ये टोटल कितना हो गया 35। और इन्हीं दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 95 किलोमीटर आ जाएगा, अर्थात टोटल जो दूरी होगी ये हमारा 95 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की ज़रूरत या आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा। गति की दिशा मायने नहीं रखती है कि हम कितने किलोमीटर चले, हमको ज़रूरत पड़ती है उससे अंकीय मान की कि हम कितना दूरी चले। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O C से तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। अब विस्थापन किसे कहेंगे? अब वस्तु की जो प्रारंभिक दूरी जैसे ये यहाँ पर O और ये A है, बीच में कहीं C है। अब कहा जाएगा इसका विस्थापन कितना होगा। पहले तो ये O से A आया, अब ये A से वापस जाएगा, A से ये वापस अपने स्थान पर फिर जाएगा, A से
सी तक फिर वापस जाएगा तो विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ ये प्रारंभिक दूरी और इसकी जो अंतिम दूरी जो होगी सी, यही इसकी प्रारंभिक दूरी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे यही विस्थापन कहलाता है। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है, तो ये कभी दूरी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, दूरी बराबर नहीं हो सकती है। तो O से A तक की वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितना था, 60 किलोमीटर। और वस्तु का परिमाण भी 60 किलोमीटर तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर 85 किलोमीटर है, जबकि विस्थापन का परिमाण जो है ये 35 किलोमीटर ही होगा। इसीलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये बराबर कभी नहीं होगा। जैसे अभी हमने समझाया हूँ वैसे विस्थापन कहाँ से, अब अगर ये सी तक यहाँ पर आया तो ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही उसकी प्रारंभिक दूरी होगी। तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 किलोमीटर ही इसकी क्या होगी, 25 किलोमीटर इसकी प्रारंभिक दूरी होगी। और इसकी जो टोटल दूरी इसने कहाँ से कहाँ तक चला था, तो टोटल 95 किलोमीटर चला था। तो पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु दी गई अब विस्थापन शून्य कैसे होगा। अब जैसे कि जहाँ से वो चला था, जैसे ओ बिंदु से चला ए तक आया, है ना। अब ओ से चला ए तक आया, अब वही व्यक्ति ए से लेकर फिर ये ओ पे चला जाएगा। जैसे कि अगर जहाँ से आया फिर अपने स्थान पे वापस चला जाएगा तो उसका जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है, देखो वही बात यहाँ बताया गया है कि अगर O तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी OA और प्लस AO बराबर कितना 90, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएगा टोटल, कितना 120। जैसे कि ओ जैसे कहाँ से कहाँ तक टोटल अगर देखा जाए तो जहाँ तक आया 60 किलोमीटर आया और फिर वापस 60 किलोमीटर फिर चला गया, तो टोटल दूरी 120 किलोमीटर हो जाती है। इसी प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियाँ दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी के लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक इसके किनारों से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं। क्रियाकलाप है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यह यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। अब ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो वाहनों के द्वारा नापी गई जो दूरियां होती हैं, हम उसको मतलब कि वाहन के द्वारा नापी गई दूरी को हम किससे नापते हैं, तो ओडोमीटर के द्वारा हम दूरियों को मापा जाता है। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का जो अंतर है 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात कीजिए। अब इसको मानचित्र के माध्यम से ज्ञात करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले सेकंड में ये 50 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है,
उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। अर्थात एक समान चाल से चलने वाली गति एक समान गति कहलाएगी, और असमान चाल से चलने वाले जैसे कि बीच में रुक करके फिर चलने, तो उसे हम असमान, जैसे भीड़ में जब कार को चलाते हैं तो कार जो होती है थोड़ा रुक रुक करके चलती है, ब्रेक लगाते हैं फिर आगे बढ़ती है ना। तो यहाँ पे ये उसे हम असमान चाल कहेंगे, असमान गति कहा जाएगा। दो वस्तु ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। तो यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी जो मीटर में है, और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी ये भी मीटर में है। अर्थात ये 10 मीटर चला, 9:45, और ये 12 मीटर, तो ये 10 से 20 हुआ और ये 12 से 9 हो गया। अब बताना है इन दोनों के बीच का अंतर 10 है और इसमें अंतर कम है, तो इसमें जो है ये थोड़ा तेज चलाओ, ये कम, ये आसमान चाल। अब देखो 10 से 20, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 40 50, 60 70 से हुआ। ऐसे अगर इसमें घटाएंगे तो कितना हुआ, तो अगर हम 13 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 12, 2। ऐसे इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब इसमें बताना है कि क्या ये समान चाल से आगे बढ़ रही हैं कि असमान चाल से ये आगे बढ़ रही हैं, इसी पे विचार करना है। गति की दर का मापन। अब गति के दर को हम कैसे मापेंगे, आइए देखते हैं। 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। 7.2a में 7.2a में आप देख सकते हैं कि गेंद फेंकने की चाल जो है यहाँ पर दिखाया गया है 140 किलोमीटर प्रति घंटा और 143 किलोमीटर, 135, 145, 132, 130 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाया गया है। यहीं पर आप देखेंगे सड़क किनारे बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अगर आप मतलब कि आपकी जो स्पीड होगी 40, ऐसे लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही कार या मोटर कोई भी गाड़ी चलानी है। चलिए 7.2 में बताया गया है, यही चीज़ें बताया गया, ठीक है। यदि गेंद की जो गति है 143 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका क्या अर्थ है, वही 7.2b में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझ सकते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगे और इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की जो दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इसी राशि को चाल कहा जाता। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जो चाल होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो चाल का जो मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको हम मीटर प्रति सेकंड के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर वस्तुओं में वस्तु असमान गति में होगी, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग दे करके प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। और एक कुल दूरी t समय है, यस दूरी को बताता है, अर्थात b बराबर जो होगा औसत चाल b बराबर यस बाई टी। आइए इस उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा में 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय ये इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी।
है ना। तो 7.1 में उदाहरण बताया गया है कि एक वस्तु जो है ये 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल बताना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ाए हैं कि औसत चाल अर्थात एवरेज जो होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 16 है और एक फिर 16 किलोमीटर है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो 4 + 2 ऐड कर देंगे तो 16 कितना होता है 32, 4 2 6। अब इसे हम कट कर देंगे, कितना आएगा हमारा, ये पॉइंट में लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसे जब हम कट करेंगे 6 × 30 पॉइंट, अब आएगा 6 × 18 फिर 6 × 18 ऐसे समथिंग मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 5.33 लगभग, देखो वही आ रहा है ना 5.33। तो यहाँ पे वही हल करके आपको बताया गया है। अब दिशा के साथ चाल के बारे में दिशा के साथ चाल किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल की गति की दिशा व दोनों की परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा तब हम औसत वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग बटा 2 से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और u जो है यहाँ पर u जो है ये प्रारंभिक वेग है और v का मान होगा ये अंतिम वेग की बात कर रहा है। क्रियाकलाप है अपने घर में बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापे। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने घर में बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन करें। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गुजरने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है? इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल क्लॉक घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी को परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि 346 मीटर प्रति सेकंड है। यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है? एक है 2400 और एक है इतना। और हम इन दोनों का प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग घटाएंगे तो टोटल वेग आ गया 400। कुल दूरी को तय करने में लगा 8 घंटा है तो v एवरेज बराबर होगा 400/8 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको बदलना है घंटा प्रति सेकंड में। तो 50 किलोमीटर बटा 1000 मीटर बटा 1 किलोमीटर गुणा 3600 सेकंड। तो इसकी औसत चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति आवर अथवा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे उदाहरण है 7.3 ऊष्मा तथा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, अर्थात 7.3 ऊष्मा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, वापस आती है। इस दौरान वो कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए।
उषा की औसत चाल और औसत वेग को। उषा के द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी 180 मीटर है। 1 मिनट में उष्मा का विस्थापन 0, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होगा। तो यहाँ पर बताया गया है 180 मीटर बटे 1 मिनट, फिर 180 मीटर बटे, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग विस्थापन बटा कुल समय, ये औसत वेग होगा, अर्थात 0 आ जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं और इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में परिवर्तन की माप है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे लिया गया समय। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा कुल या लिया गया समय। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग v समय t और बदल कर ये v हो जाता है, तब त्वरण v बराबर होगा v माइनस u बटा t होगा। इस प्रकार की गति को हम त्वरित गति कहा जाता। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक लिया जाता और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता बढ़ता, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है। यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, तो उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। क्रियाकलाप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर हल भी है, तो हम इसको बाद में करा देंगे। गति का ग्राफी प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से 2 चार युक्त रेखीय समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरकर्ता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग की दूसरी राशि समय पर। दूसरी समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपना करके दूसरी समय ग्राफ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूसरी को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये है, यहाँ पर एक ग्राफ है, तो ऊपर जो होगा ये y और नीचे x। यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसे हम सेंटर O कहते हैं। दूरी जो है समय ग्राफ को भिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है। विरामावस्था में यह इत्यादि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूसरी समय ग्राफ। तो यहाँ एक समान चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर ये इसका एक समान चाल से वस्तु का दूरी समय ग्राफ। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए समय के समय अनुपाती। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया।
प्रदर्शित ग्राफ जो है ओ बी भाग ये दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। ओ बी जो है ये एक समान दर से क्या है, बढ़ रही है। यहाँ से जी ओ से लेके बी तक ये इससे पता चलता है कि ये एक समान दर से, यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले लें। बिंदु ए से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएं सी पर मिलकर के एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ में AC समयांतराल को बताता है जबकि BC दूरी को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B तक जाने में T2 - T1 समय S2 - S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि V बराबर होगा S2 - S1 और T2 - T1 होगा। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड में समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करता है। तय की गई दूरी, समय और दूरियां 2 सेकंड में 1 किलोमीटर, 4 सेकंड में 4 किलोमीटर, 8 सेकंड में 16, 10 में 25 और 12 में 36 किलोमीटर। यहाँ पे आसमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ आप यहाँ दे सकते हैं। ये आसमान चाल से इनकी दूरियाँ हैं। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार के द्वारा तय की गई दूरी का अरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार 7.4 में दिखाया गया कि ग्राफ आसमान चाल को व्यक्त करता है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन का वेग समय ग्राफ दर्शाया जा सकता है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी और 7.4 में एक कार के जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापित प्राप्त किया जाता वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया और क्षेत्र विस्थापन परिणाम के बराबर होता है। T1 और T2 समय के बीच कार तय की गई दूरी की ज्ञात करने के लिए T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर खींचे। वेग की ऊंचाई AB और या BD और समय जो है T2 - T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए T2 - T1 में कार के द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता AC × CD। ये फॉर्मेट है जहाँ पे हम PDF को हेलो फ्रेंड, चलिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो दूरियां होती हैं अर्थात यहाँ पे तय की गई दूरियां जो टोटल दूरियां हैं AC × CD अर्थात 40 किलोमीटर प्रति आवर और T2 - T1 से करेंगे तो टोटल किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। वेग समय ग्राफ के द्वारा एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर
मीटर पर सेकंड व किलोमीटर पर सेकंड में 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ प्रदर्शित किया गया। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इसी प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समय का जो ग्राफ है सीधी रेखा में गया है। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूँकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण प्रदर्शित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय में प्रदर्शित क्षेत्रफल ABCDE के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, जो यहाँ पर इसे आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। ट्रेन है जो क्रियाकलाप है। आइए समझते हैं हम आगे। गति का समीकरण जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरण का एक समुच्चय निम्नलिखित है। V बराबर U प्लस AT पहला समीकरण, और एक है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ पर एक अन्य समीकरण है जो 2AS बराबर होगा V माइनस U, 2AS बराबर होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। जहाँ पे बताया गया है U क्या है, U है प्रारंभिक वेग, T समय है, और जो त्वरण होता है ये त्वरण को हम A से प्रदर्शित, V जो है ये अंतिम वेग है, T समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, S है। समीकरण में दिखाया गया कि वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है, तो समीकरण 7.6 जो है ये समय व स्थिति के बीच संबंध को व्यक्त करता है ना। अब यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है, समय मतलब 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है, तथा समीकरण समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। 7.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच का संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण एवं 7.6 में T को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता। इन तीनों समीकरण को ग्राफी विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे इसके कुछ सवाल दिए गए हैं जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जब हम सवाल कराएंगे तो ये भी सारा कंप्लीट करवा सकते हैं, या नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जबकि सवाल बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपको इसी फार्मूले पर सारा चीज़ रख लेना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे सारा चीज़ दिया ही है, फिर फार्मूले पे रख करके हल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं। तो हम आगे का केवल रिवीजन टाइप कुछ करा ही दे रहे हैं। यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रहा है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? किसी पथ पर, किसी बंद पर पथ अथवा मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। जैसे कि यह एक है जो आयताकार है, एक धावक इसी के चारों ओर दौड़ेगा, जिसे ABCD के द्वारा दर्शाया गया है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD तथा DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वो शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा
एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। ये स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा बदलता होगा। अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षष्ठभुजाकार न होकर के सम अष्टभुजाकार पथ है तो क्या होगा। ये देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। त्वरित गति का एक उदाहरण जो है ये वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट है जो त्वरित गति का उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है, जो आप मैथ के क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v बराबर जो होगा ये 2πr/t होगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक समान गति से चलती है, एक समान गति से वृत्तीय पथ पर चलता है, तब हम उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्रियाकलाप है कि एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि दिखाया गया है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर की दिशा में किस दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और ये देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या गोले को फेंकता है तो वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वो छोड़ते समय गति कर रहा था। अर्थात ये गोला फेंक खेल आपने देखा होगा। जब किसी गोले में वो किसी नियत जगह पे फेंकता है तो घूम करके ही फेंकता है तो वो एक सीधी रेखा में जाता है ना। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उत्क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। हम इस पाठ में क्या सीखे, आइए हम थोड़ा सारांश में समझते हैं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है और इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है।
प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति को व्याख्या निम्न समीकरण से किया जा सकता, अर्थात ये गति के 3 समीकरण हैं। तो इसे आप जरूर याद रखें। ये कंपटीशन में अक्सर इससे संबंधित सवाल ये पूरा सूत्र पूछ लिया जाता है। तो हम इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं। हम इसे u स्क्वायर लिख सकते हैं। u बराबर हो सकता है ये v स्क्वायर माइनस 2as, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक तरीका ये होगा कि v बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ v जो है, u जो है ये प्रारंभिक वेग, u अंतिम वेग, a जो है त्वरण है और s जो है ये दूरियां हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ भी दिया गया है, इसको समझ सकते हैं। आगे है अभ्यास है, जो ये सारे प्रश्न हैं एक एक करके हम अगले किसी नए वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे पूरी एक्सरसाइज। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और कोई क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।